हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके आज की नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा, हमने अपनी यूनिट 2 शुरू कर रखी है और आखिरी वीडियो में हमने उसकी पोम पढ़ी थी जो थी समबडीज मदर, जिसमें हमने एक बूढ़ी औरत की स्टोरी पढ़ी थी। कैसे एक बॉय ने उसकी हेल्प करी थी रोड क्रॉस करने में और उसने ये सोच के करी थी कि अगर कल मेरी मम्मी को जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही कोई इंसान उनकी मदद करेगा। तो आज उसी यूनिट का अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो है वर्गीज कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम। तो इस हमारी यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है। बुक की बात करें तो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है वर्गीज कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बता रखा है कि इनके अंदर क्या क्या वैल्यूज थी, कैसे ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया बने, कैसे इन्हें पद्म विभूषण मिला, उससे रिलेटेड इसमें कुछ बातें बता रखी है। और ये एक लेटर है जो इन्होंने अपने ग्रैंडसन को लिखा था, इन्होंने अपने पोते को लिखा था, सिद्धार्थ को। तो ये एक उसी के ऊपर ये पूरा लेटर है जो यहाँ पे हमें दे रखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोर्न इन 1921 में इनका जन्म हुआ था। ये फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब पहले जो इंडिया में थोड़ी मिल्क डेफिशिएट थी, इन्होंने उसको उभरने में मदद करा, तभी इनका नाम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन पड़ा, इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। इन्हें फाउंडर ऑफ अमूल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे डेयरी फार्मर्स की मदद करी और इन्हें पद्म विभूषण के उससे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये एक्टिविटीज, जैसे कि हम एक्टिविटीज करते हैं, तो ये एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे, जैसे टेलीफोन, ईमेल, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन और कैरियर पिजन्स। यहाँ पे हमें बोला इन्हें अरेंज करो उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये यूज होते थे, कि सबसे पहले कौन सा यूज हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो अगर हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले कैरियर पिजन्स चलते थे हमारे। पहले याद है ना आपको, कबूतरों के द्वारा खत भेजे जाते थे। उसके बाद फिर आया टेलीग्राफ, उसके बाद टेलीग्राफ होना यूज होना शुरू हुआ। उसके बाद पोस्ट कार्ड के थ्रू चिट्ठी भेजी जाने लग गई। उसके बाद ईमेल का चलन चला था, लोग अपने कंप्यूटर से ईमेल भेजते थे। उससे पहले टेलीफोन आया था, ईमेल से पहले ये हुआ। उसके बाद हमारे पास आया टेलीफोन, उसके बाद आया हमारे पास ईमेल, और अब सबसे लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मोबाइल फोन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या लग रहा है कि क्या इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ है? तो जैसे मैंने आपको बताया लेटर के बारे में है, तो ये ऐसी ही है कि इसमें उन्होंने एम्फसाइज भी कर रखा है कि वो ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट फोन कॉल पे बात करना है, किसी और पे बात करने की जगह वो लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी ऐसी आपके फन के लिए दे रखी थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुए, कैसे जो हमारे बात करने के साधन है वो कैसे इवॉल्व होते आए हैं पुराने टाइम से लेके अभी तक के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा चैप्टर का। ये चैप्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को लिखा है, मैंने आपको बता चुका है। इस लेटर के थ्रू अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कैसे बने, या उन्होंने ये वाला ऑक्यूपेशन क्यों चुना, और जो वैल्यूज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे अंदर वैल्यूज क्यों होनी चाहिए और कौन कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। और सक्सेस, मतलब किसी भी चीज को हासिल करने का क्या राज है, क्या कैसे हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, और अपने नेशन को, अपनी सोसाइटी को सर्व करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कोट डाला है, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी लिव फॉर अदर्स। तो ये इस लेटर से रिलेटेड कोट है कि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारी लाइफ और मीनिंगफुल बन जाती है, हमें थोड़ा और ज्यादा मजा आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑफिशियली चैप्टर शुरू है। जल्दी से इसे पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। टू माई ग्रैंडसन, मतलब मेरे पोते को। माई डियर सिद्धार्थ, मतलब मेरे प्यारा पोता सिद्धार्थ, मेरे प्यारा सिद्धार्थ। मेरे को व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट, मैंने तुम्हें आखिरी बार कब पत्र लिखा था, कब लेटर लिखा था, मुझे याद नहीं। और मेरे को अब मैं याद करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं आ पा रहा। आजकल की दुनिया जितनी मॉडर्नाइज होती जा रही है और हमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जल्दी से आपस में बात हो जाए, इसके लिए हम टेलीफोन्स का यूज करते हैं। मतलब यूं आपस में कॉल करके बात कर लिया, इसका यूज करते हैं। हम इस चीज के इतने आदी हो गए हैं। पर जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं उससे हमें पल भर की खुशी मिलती है कि अभी हम लोगों ने बात करा, हमारी खुशी हो गई, फिर हम उस बात को भूल जाते हैं। पर लिखना, राइटिंग इज डिफरेंट। उन्होंने कहा कि लिखने में बात ही अलग है। अगर मैं तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ वो बात ही अलग है, कुछ भी लिखते हो उसकी बात ही अलग है, चाहे वो लेटर ही क्यों ना हो। ये हमारे अभी जो मुझे तुमसे शेयर करना है वो तो बात बता ही रहा है, और जो आसपास चीजें हो रही है उसके ऊपर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर
ये एक ऐसी चीज बन जाती है, पोजेशन मतलब बिलोंगिंग, ये ऐसी चीज बन जाती है जो तुम अपने पास संभाल के रख सकते हो और तुम इसे बार बार सालों के बाद कभी भी पढ़ सकते हो और तुम्हें उस वक्त भी इतनी खुशी आएगी। होता है ना कि हमने पहले कुछ लिखा है, मुझे पढ़ रहे हैं, हम अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो हमें वो इवेंट हो चुका है, हमें फिर भी एक खुशी महसूस होती है, हाय कितना अच्छा था। तो यहाँ पे वो यही बात बोल रहे हैं, उसने कहा है कि शायद तुम्हारा इसे भी पढ़ने का मन ना करे, कि मैं इसे भी पूरा नहीं पढ़ूंगा, तो तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, या फिर तुम इसे कुछ सालों बाद पढ़ो, कुछ टाइम बाद पढ़ो, या अब इसे भी बहुत डिकेड्स बाद पढ़ो, बहुत साल बाद पढ़ो, बट जब तुम इन जोटिंग्स मतलब ये जो ब्रीफ नोट्स है, जो मैंने लेटर तुम्हें लिखे हैं, उनको तुम उठाओगे तो ये तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे, मतलब ये तुम्हें और अच्छे से समझाएंगे कि मैंने क्या किया है और मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे देश के किसान फार्मर्स थे, किसान थे, मैंने उनके लिए ही क्यों काम किया है। और तुम्हें फिर उन दिनों के बारे में पता चलेगा जब दुनिया 21st सेंचुरी में एंटर करी थी, उससे पहले एक्चुअल में हमारा नेशन कैसे था। और शायद तुम ये जो मेरे लेटर में बातें, जो मेरी सारी मेमोरीज है, वो तुम अपने जनरेशन के लोगों के साथ भी शेयर करना चाहो, या फिर जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके साथ भी शेयर करना चाहो, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके जो दादा दादी थे या जो तुम्हारे दादा दादी है वो कौन सी दुनिया में जीते थे और वो कौन सी दुनिया को जानते थे, क्या पता तुम लोगों को ये सब चीजें पता चल पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने काम करना, जैसे ही हमारे देश को आजादी मिली वैसे ही मैंने काम करना शुरू करा था, और उस वक्त सबसे महान काम यही हुआ करता था कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करें, हम अपने देश को बढ़ाने के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करें और एक ऐसा देश बनाए जहां लोग सिर्फ अपने आजादी से ही सर ऊंचा ना उठाए, बल्कि भूख से, गरीबी से, इन सब से भी वो लोग आजाद हो जाए। देखो ओनली कि वो अपना सिर्फ आजादी से ऊंचा ना उठाए, बल्कि वो भूख से और गरीबी से भी आजाद हो जाए। एक ऐसा नेशन बनाना, एक ऐसा देश बनाना जहाँ पे लोगों को समान इज्जत मिले, समान प्यार मिले एक दूसरे से, एक नेशन जो आगे फॉरमोस्ट मतलब लीड, जो सबसे आगे हो, मतलब एक ऐसा नेशन बनाना जो बाकी देशों में सबसे आगे हो। और तब मेरे को समझ आया कि दूसरों के लिए काम करना या दूसरों की मदद करना एक ऐसा चीज, अगर मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ ये भी हो सकता है कि जो मैं और चीजें करना चाहता हूँ, जो मेरी मनपसंद की चीजें, शायद मुझे उन्हें भी साइड रखना पड़े। और ये बदलाव मेरे अंदर 50 साल पहले आया था, जब मैंने एक छोटे से कोऑपरेटिव, मतलब एक छोटे से डेयरी फार्मर्स, मतलब ये जो दूध निकालने वाले किसान होते हैं, इनके लिए काम करना शुरू करा, जो अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो बोलता है, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ये कभी ऐसा करियर सोचा ही नहीं था कि मैं ये काम भी करूंगा, ये मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं था। इंडिविजुअल मतलब सोचना अपने लिए कुछ, मैंने ये सोचा ही नहीं था। पर बहुत चीजें ऐसी कि मैं इसमें आया और इसने मेरी लाइफ को एकदम बदल के रख दिया। इसने बोला मैं मेटलर्जी मतलब मेटल को निकालना, खदान से निकालना, मैं इसमें भी एक अपना करियर बना सकता था और मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ भी बन सकता था, या फिर मैं इंडियन आर्मी में सर्व भी कर सकता था और मैं एज अ जनरल रिटायर भी हो सकता था, या फिर मैं यूएस से जाके एक एनआरआई बन के भी वापस आ सकता था। पर कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि मैं यहाँ आनंद गुजरात में रह के और ज्यादा काम कर सकता हूँ, अपने नेशन के लिए और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, आया आपको समझ कि उन्होंने अपना करियर कैसे चूज करा। ये जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ से, ये हमें बता रहा है कि उन्होंने इसमें अपना करियर कैसे चूज करा, या उन्होंने ये करियर चूज करने की क्यों सोची। आगे बढ़े। अब फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो दादी थी, तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट चॉइस बनाई, उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। उनको पता था उस वक्त आनंद में रहने में हमें सिंपल कंफर्ट, जो आज आप लोगों को एकदम बेसिक नेसेसिटीज लगती है, वो भी शायद हमें ना मिल पाए। जो आप लोग इतना घर आपको मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जो आप लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हाँ ये क्या ही है, उस वक्त उन्हें पता था कि हमें शायद वो सिंपल चीजें भी नहीं मिल पाए। पर उन्होंने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया कि मैं आनंद में काम करूं, उन्होंने मेरा इस फैसले में अच्छे से सपोर्ट करा। और जो तुम्हारी दादी का ये जो डिसीजन था, जो तुम्हारी दादी ने ये सोचा कि वो मेरे साथ खड़ी रहेंगी
और वो मेरे को सपोर्ट करेंगी, वही मेरी एक हिम्मत बन के आगे आई। और वो मेरी एक तरह से उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने में भी मदद किया। उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी, उनकी इस वजह से मुझे हमेशा हिम्मत मिली। जब भी मुझे मेरे इस काम के लिए कोई भी अवार्ड मिलता था, ये मेरी पहचान होती थी हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, तो मैं हमेशा ये सोचता था, मैं हमेशा यही बोलता था कि ये सिर्फ अकेले मेरी की नहीं है, पर ये उन सब लोगों के जिनके साथ मैंने मिलके काम किया या जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे वो जो डेयरी फार्मर्स थे, तो ये अकेली मेरी की अचीवमेंट्स नहीं है, ये हम सबकी मिलके अचीवमेंट्स है। और उन्होंने बोला है कि मैं ये कंट्रीब्यूशंस मेरे को ये शायद इसलिए भी मिली है कि मैं अपनी जो मेरे को अपने परिवार वालों से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से जो मुझे वैल्यूज मिली थी, मेरे अंदर जो स्किल्स आई थी, मेरे अंदर जो वैल्यूज मतलब जैसे हम्बल की, काइंडनेस की, दूसरों के लिए काम करने की, ये सब जो मेरे अंदर वैल्यूज आई थी, इसकी वजह से भी ये चीजें पॉसिबल है। वैल्यूज जो मेरे पेरेंट्स से मिली थी, मेरे घर के बड़े लोगों से मिली थी, जो मेरे मेंटर और सपोर्टर मतलब जिन्होंने गाइड किया, आनंद में जब वो काम करते, जिन्होंने उन्हें गाइड किया, त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने उन्हें गाइड किया, तो इनकी वजह से जो मिला, शायद इसकी वजह से भी मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ। मैं हमेशा इंटीग्रिटी की बात करता हूँ, और उन्होंने बोला जितनी भी वैल्यूज हैं सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी और पर्सनल इंटीग्रिटी, मतलब एकदम ईमानदारी से काम करना और खुद के साथ भी ईमानदार होना। और अगर आप हमेशा ईमानदारी से काम करोगे और खुद के साथ भी ईमानदार होंगे, तो उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, कि आपको सच बोलने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, और आपका काम भी सक्सेसफुल होता है अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो। और मैंने ये चीज सीख ली है, और शायद तुम भी ये चीज एक ना एक दिन सीख लोगे। वो अपने पोते को कहते कि मैं तो ये चीज सीख चुका हूँ और तुम भी ये चीज सीख लोगे। लाइफ इज अ प्रिविलेज, मतलब जो तुम्हें जिंदगी मिली है वो एक वरदान है, और उसे वेस्ट करना बहुत बेकार होगा। और अगर तुम इस जिंदगी को जी रहे हो, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा, और तुम्हें अपने टैलेंट्स को, जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, जो तुम्हारी एबिलिटीज है, उन्हें कैसे ना कैसे यूज करके तुम्हें भलाई के लिए भी काम करना होगा। और वो कहते हैं कि जब तुम किसी की भलाई के लिए काम करोगे, वो किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हारे भले भी होगा, और वो किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें वापस आएगा। इफ यू अगर वो कहता है कि अगर तुम अपने आसपास देखोगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। शायद तुम्हारे किसी दोस्त को मदद हो, शायद तुम्हारे किसी टीचर को वॉलेंटियर चाहिए हो, शायद कम्युनिटी को तुम्हारी हेल्प चाहिए हो, और कहाँ पे तुम कुछ कंट्रीब्यूशन कर लो। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम ये चीज जल्दी डिस्कवर करो, जैसे मैंने करी थी। और वो कहते हैं फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सीड नहीं हो रहे हो, और ये भी नहीं कि आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं कर रहे हो या आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, पर इसका मतलब है आप कुछ अच्छा कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप फेल हो गए हो तो आप सक्सीड नहीं कर पा रहे, आपने एफर्ट्स नहीं करे। कभी कभार आप एफर्ट्स भी करते हो तो वो हो जाता है, पर आपको मेहनत नहीं रोकनी चाहिए। इन लाइफ यू टू विल उन्होंने बोला कि मेरी जैसे मैंने अपनी लाइफ में डिस्कवर करा, तुम भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज डिस्कवर करोगे कि कोई भी चीज कभी भी गलत हो जाती है, पर जो चीजें हो रही होती हैं और जो भी कंडीशंस बनी होती है, जो भी चीजें जी रही होती है, वो जितना खुश होते हैं, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं रिलेशन है। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, उसका जो भी फल आपको मिल रहा है, या जैसे भी आप जिंदगी जी रहे हो, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन है। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, हमारा कोई दोस्त हो, या कोई हो जिसको हम जानते भी नहीं हो, फिर भी हम कंपेयर करते हैं कि भाई वो कितना खुश है, वो कितना खुशी से जी रहा है। पर कभी हम ये नहीं देखते कि कंपैरिजन कितना गलत है। फिर वो कहते कि फिर बहुत टाइम बाद जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो सिर्फ परफेक्शन देख रहे हैं। और जब हमें ये बात समझ आती है कि हम सिर्फ उस बंदे की परफेक्शन देख रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे, तो ये हमें समझने में मदद करता है, और उसको चीजों को एंजॉय करने में मदद करता है जो हमारे पास है, और उन चीजों के बारे में बुरा बनाने से रोकता है कि जो हमारे पास नहीं। कभी कभार होता है ना, हमारे पास कुछ है और कुछ नहीं, हम उसके बारे में दुख बनाना शुरू कर देते हैं, मेरे पास ये नहीं। पर कहते हैं जब हम चीजों को ध्यान से देख के समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहे। फिर वो एक इंसिडेंट याद दिलाते कि तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ पद्म विभूषण लेने गए थे, जब दिल्ली में मेरे को पद्म विभूषण मिल रहा था 1999 में,
और तुम मेरे साथ गए थे। जब वो मेरे को मिला तो तुमने बहुत गर्व से तुमने उस मेडल को अपने गले में पहन लिया और तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या मैं ये रख सकता हूँ। तो तुम्हें याद है तुम्हारी दादी और मैंने तुम्हें क्या कहा था? हमने कहा था हाँ, जितना मेडल ये मेरा है उतना मेडल ये तुम्हारा भी है, मतलब जितना इस मेडल का हक मेरा है उतना मेडल ये तुम्हारा भी है, पर तुम्हें इसको अपने पास रख के खुश नहीं होना, सेटिस्फाइड नहीं होना। तुम्हें ये कोशिश करनी कि तुम खुद से अपने लिए ये अवार्ड कब कमाओगे, अपने लिए रिवॉर्ड कब कमाओगे, और तुम्हें उस चीज के लिए अवार्ड या रिवॉर्ड कब मिलेगा जो तुमने पूरी जिंदगी भर काम किया है। और फिर बोलते हैं कि एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इतने बहादुर है कि हम प्यार कर सके, इतने बहादुर है कि हम छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की खुशियों में खुशी ढूंढ सके, खुशियों में खुश हो सके, और हम इतने समझदार भी है कि हमें पता है बहुत चीजें हैं और सबको मिलने के लिए बहुत इनफ चीजें हैं, और हमें अपनी जिंदगी खुल के जीनी है, अच्छे से जीनी है, दूसरों की मदद करके जीनी है। और फिर वो कहते हैं ये जो मेरी थॉट्स है, ये जो भी मैंने इस लेटर में लिखे, मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ, और जो तुम्हारी जनरेशन के और भी बच्चे हैं इस देश के, उन्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा ये लेटर पढ़ के वो भी इंस्पायर हुए कि वो बाहर निकले, कुछ अच्छा काम करे, और जो भी उनकी फील्ड उन्होंने चाहे चुनी है, चाहे उन्होंने कुछ भी बनने के लिए चुना, उसमें मेहनत करके काम करे और अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि आप जब अपनी फील्ड में काम करोगे अच्छे से, वो कहीं ना कहीं आपके देश के ऊपर इफेक्ट लाएगा ही, और वो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमैनिटी में भी इफेक्ट लाएगा, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने में भी मजा आएगा, एक दूसरे की हेल्प करने में भी मदद आएगा। फिर वो एंड में बोलते हैं रिमेंबर रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू देन आर द ओनली टू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ विल सेंड, मतलब जो अवार्ड या रिवॉर्ड, जो भी अचीवमेंट तुम्हारे पास खुद चल के आती है, वो अवार्ड्स है कि तुमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है। जैसे वो इस बात को एम्फेसाइज करती है कि पिछली बार जैसे तुमने कहा था, पर मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम असली खुश तब हो इस अवार्ड को लेकर जब तुम इसे खुद कमाओगे, तो इसी को वो यहाँ लिखते हैं। और फिर वो बोलते हैं विद माई फॉन्डेस्ट लव, बहुत प्यार के साथ तुम्हारे प्यारे तुम्हारे दादा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो इस लेटर के थ्रू वो उन्हें ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि आपको अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आपको मेहनत करती रहनी चाहिए, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये है कि ऑथर क्या चाहते थे, मतलब जो हमारे डॉक्टर वी कुरेन है, वो क्या चाहते थे कि हम दूसरों के साथ प्यार भावना से रहे, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, अपनी सोसाइटी को सर्व करें, अपने देश के लिए काम करें। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो सच्चे रिवॉर्ड्स होते हैं वो अच्छी लाइफ बिताने से ही आते हैं हमारे पास। ये उनका कैरेक्टर स्केच है कि वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, हम्बल थे, मतलब दूसरों के लिए प्रति काम करने वाले थे, हार्ड वर्किंग थे, जिम्मेदार थे, विजनरी मतलब दूर का सोच के चलते थे, पेट्रियोटिक देशभक्त थे, दयालु थे, इंस्पिरेशनल थे, मतलब दूसरों को इंस्पायर करते थे। तो इनका कैरेक्टर स्केच आएगा, तो ये सारी स्किल्स ये सारे उनके बारे में आप इनके जो एडजेक्टिव्स, इनकी जो वैल्यूज आप उसमें लिख के इनके कैरेक्टर स्केच बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो जरूर रखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।